क्लास 12th में जितने ये बच्चे हैं जिनका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है कंपार्टमेंट का, उन सभी बच्चों के लिए वाली वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपसे को 15 से 20 मार्क्स का जो है कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। इनकी मदद से आपको जो है पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और श्योर शॉर्ट है कि यहाँ पर से आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या कराऊंगा, यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है, यानी कि जो आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन डी में, वहां पर जो है आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिखेंगे जो प्रीवियस ईयर से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका सेक्शन डी है और यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं एंड ये 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना वो इस सेक्शन को जो है आराम से कर सकते हैं, जो क्लास 12th में, अगर उनको ये वाली टेक्निक पता हो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपको हमेशा ना इसी प्रकार के 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, किसी ये इनका जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वही पूछा गया कि ए मैट्रिक्स आपके पास ये है और आपको यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इसकी मदद से आपको जो है इन 3 इक्वेशंस की एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक आपको यहाँ पर एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व वाला जो है क्वेश्चन कई बार पूछा लिया जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और यहाँ पर आपको जो आपके पास बाउंडेड रीजन आएगा कर्व का, वो आपको यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन करके आपको उसका एरिया बताना होगा। ठीक है, और बहुत बार आपको जो है कोऑर्डिनेट देकर इस वाले लाइन के अबाउट आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के भी आपने क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे आपके अगर जो स्कूल है वहाँ पर प्री बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होते हैं, प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन, वहाँ पर आपको ये ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत दिखेंगे और ये एग्जैक्टली हर साल का रिपीटेशन होता है। ठीक है, हर साल आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार दिखते हैं। और अगला हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, आपको 2 लाइन दे दी जाएगी और इनके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होगा। ठीक है, और जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका एलपीपी का, यानी कि यहाँ पर जो है आपको या तो मैक्सिमाइज करने के लिए बोल दिया जाएगा या मिनिमाइज करने के लिए बोल दिया जाएगा इसको, और इनमें से आपको एसटीसीज दे दी जाएंगे, यानी कि ये सारी सारी आपको इक्वेशंस दी जाएंगी जिनको आपको प्लॉट करके इनका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, यानी कि इसको मैक्सिमाइज करना होगा। तो इस प्रकार से आपके श्योर शॉर्ट 5 मार्क्स के ये 4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिल जाते हैं अगर आप क्लास 12th का बोर्ड में पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर से आपके 5 इंटू 4 ये हो गया आपके 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आपके हाथ में हो सकते हैं अगर आपने इन 4 क्वेश्चंस को ध्यान से कर लिया तो। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर अपना फॉर्मेट पकड़ लेना है कि इस फॉर्मेट के हिसाब से हमें जो है ये सारे क्वेश्चंस को टैकल करना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो ये मोर देन इनफ होगा। ठीक है, अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो आप जो है यहाँ पर से इन क्वेश्चंस को करके अपना जो है थोड़े बहुत नंबर बूस्ट कर सकते हो। और बाकी जिन बच्चों ने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा दिया है और वो भी अभी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये वाली वीडियो भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि क्या पता उनमें उनको यहाँ पर से कुछ नया सीखने के लिए मिले। ठीक है, और यहाँ पर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब सेम डेटा का दिख जाएगा। ये जो है आपका इसी साल का बोर्ड का पेपर था, ये सेट नंबर 1 है आई थिंक। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आए थे और ना ये जो है हर पेपर में आपको दिखा सकता हूँ। और आप अपने आप से भी चेक कर सकते हैं, आपके पास जो भी स्कूल एग्जामिनेशन का पेपर है उनमें से आप देख सकते हैं, इनमें से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ये तो श्योर शॉर्ट है, एक एलपीपी का क्वेश्चन मिलेगा, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मिल जाएगा, एक इमेज वाला फॉर्मूला, इमेज वाला जो कंसेप्ट है उस पर मिल जाएगा आपको, एक ही आपको मैट्रिक्स वाला मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे ना, तो आपको जो है पेपर में थोड़ा सा नंबर का बूस्ट मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके अभी मान लो अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो पेपर में आपके 70 मार्क्स आ जाएंगे, 80 आउट ऑफ 70। ठीक है, बहुत बढ़िया स्कोर होता है। 100 में से अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पर आप हर एक स्टेप को अच्छे से देखना कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ और कैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को देखने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। और यहाँ पर ये जो सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, ये 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, पर यहाँ पर आपको अपनी कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जिन बच्चों की मिस्टेक होगी वो कैलकुलेशन में ही होगी। ठीक है, जिन जिन बातों को मैं कह रहा हूँ ना वो बातें जो हैं सारी सत्य हैं,
और उस बात को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है ये है हमारे पास 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0। अब स्टेप वाइज चलते हैं कि हमें यहाँ पर पहले बोला क्या गया है। हमें बोला गया है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ए का जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू है 1/a, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, और यहाँ पर जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर ए इनवर्स मिल रहा होगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट रो से ओपन कर रहा हूँ, या आप यहाँ पर सेकंड रो या थर्ड रो से भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा जीरो दिख रहा है वहाँ पर से ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थर्ड रो से ओपन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक जीरो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से यहाँ पर 1 हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से, और इसको छुपा लेंगे और इसको ये हो जाएगा हमारे पास -6, और ये हो जाएगा मेरे पास -0, ठीक है। और माइनस का 2 ये गया, ये हो गया मेरे पास -3 और -6, और यहाँ पर प्लस में 0, और 0 के अंदर जो भी कुछ रहेगा सारा का सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है -6, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास +6 और ये -3, तो प्लस का 3 आ जाएगा और प्लस में 0, ये हो गया मेरे पास -6, तो -12 मिल रहा है, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट मिल गया हमें कितना, -12। अब यहाँ पर हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, हमें यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम A11, ठीक है। A11 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0 -6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। A12 क्या हो जाएगा, इसको छुपाया, ये हो गया हमारे पास 0 और ये -3, 0 और -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, एक माइनस फॉर्मूले वाला। A13 ये हो जाएगा मेरे पास, इसको छुपाया, ये हो गया हमारे पास 4 और ये 0, तो 4 हो गया। A14 निकाला, सॉरी A21 निकाला, A14 तो होता ही नहीं है, A21, तो ये मिल रहा होगा मेरे पास इस प्रकार से 0 और ये -6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। A22 निकाल दिया, ये हो गया मेरे पास 0 और -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, एक माइनस फॉर्मूले वाला। अब आ गया मेरे पास A23 क्या हो जाएगा, A23 ये हो गया मेरे पास 2 -2, 0 हो गया, 2 -2, हाँ 0। A31 हमारे पास क्या हो जाएगा, A31 -6 और -0, तो -6। A32 ये हो गया मेरे पास -3 +6, -3 और +6, तो ये हो गया मेरे पास 3। A33 ये हो रहा होगा हमारे पास कितना, देखते हैं, ये हो गया 0 -4, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे एक माइनस वाला निशान हम अपने आप से मैनेज कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर इन दोनों का सम, इनके लोअर सफिक्स का जो सम है, अगर वो आता है यहाँ पर ऑड तो एक नेगेटिव निशान लगेगा, अगर वो आता है इवन तो यहाँ पर लगेगा एक पॉजिटिव, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2 जो कि एक इवन है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 आ रहा है तो एक नेगेटिव निशान, इन दोनों का सम आ रहा है यहाँ पर 4, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर इन दोनों का सम आ रहा है 3,
2 + 1 3, तो ये आ गया हमारे पास एक नेगेटिव निशान, क्योंकि 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। अब 4 हमारे पास इवन है, तो इसको एग्जैक्टली ऐसे ही रहने देंगे। ये हो गया मेरे पास 5, जीरो के आगे 5 लगता, जीरो के आगे माइनस लगता नहीं, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास 4, तो इसको एग्जैक्टली ऐसे रहने देंगे। 5 तो एक नेगेटिव निशान। ये हो गया मेरे पास 6, तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जो है ना लाइन वाइज से हम ऐसे सजा देंगे, ऐसे करके। ये हो गया मेरे पास 6 -3 4 -6 3 0 -6 -3 -4। अब इसमें से एक नेगेटिव निशान मैं बाहर ले रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए में से एक नेगेटिव निशान जब मैंने इसमें से बाहर लिया, तो ये प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 3 माइनस का 3 और प्लस का 3, एंड ये हो जाएगा मेरे पास -4 0 एंड 4। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम ए इनवर्स निकालना चाहते थे। ए इनवर्स हमारे पास होता था 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो दोनों का इसके आगे भी एक नेगेटिव निशान है, एडजॉइंट ए के आगे, और इसके आगे भी एक नेगेटिव निशान है। दोनों मैनेज होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/12। एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास कितना, ये हमारे पास -6 6 6 3 -3 3 -4 0 4। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया कि हमें यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना था, और ए इनवर्स हमारे सामने ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें अगले जो इसके आगे जो बोला गया था वो क्या बोला गया था, इसके आगे बोला गया था कि इसकी मदद से हमें जो है इन 3 इक्वेशन की x y z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका कोफिशिएंट 2 है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका कोफिशिएंट -3 है, ये लिखा हुआ है। x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 है, 0 लिखा हुआ है। z का कोफिशिएंट -3 -3, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 0। तो इस प्रकार से हमें दिख रहा है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, वो जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई थी वो हमारे पास क्या थी एक्चुअल में, वो थी हमारे पास 1 2 -3 2 0 -3 एंड 1 2 0। इसमें जो है आपको कैलकुलेशन का ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास x y एंड z, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास मिल रहा है 1 2 एंड 3। जो उनके राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था ना कि x + 2y - 3z इज इक्वल टू वॉट, तो इज इक्वल टू 1 है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इक्वल टू में 1 2 एंड 3 इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए मैट्रिक्स, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था ये ए मैट्रिक्स था, ठीक है। और इस पूरे को मैं एक पल के लिए अभी बी मैट्रिक्स कह देता हूँ। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और इक्वल टू में ये सी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मुझे बी मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए ना मुझे यहाँ पर, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स ले लूँ, यहाँ पर भी ए इनवर्स ले लूँ और यहाँ पर भी ए इनवर्स ले लूँ। याद रहे अगर आप यहाँ पर आगे ए इनवर्स ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आगे लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप पीछे लिख देंगे। यहाँ पर जो है प्री और पोस्ट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स को, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखो या ना लिखो, मैट्रिक्स के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स ऑफ सी, तो इसको हमने बोला है बी मैट्रिक्स, इसको हमने बोला है सी मैट्रिक्स। तो बी इज इक्वल टू में क्या है, ए इनवर्स इंटू सी, और हमने क्वेश्चन में ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ये -6 6 6 एंड 3 -3 3 -4 0 4, और यहाँ पर था हमारे पास क्या 1/12। और यहाँ पर जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही होगी, एक्स वाई और जेड की। इसको जो है अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास -6 प्लस का 12 एंड 18 सॉरी 18 12 एंड -6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 और प्लस का 12 और -6, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 3 -6 प्लस 9, ये हो गया -4 0 12 -4 0 12, ये बराबर है हमारे पास किसके? बी मैट्रिक्स के, और यहाँ पर जो है 1/12 लगा हुआ है, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास XYZ, ठीक है। ये हमारे पास कितना है? 30 -6, तो 30 -6 कितना होता है? ये हो गया मेरे पास 24, ऊपर आ रहा है हमारे पास 24, यहाँ पर हो गया मेरे पास 12 -6 6 बचेगा, एंड यहाँ पर हो गया मेरे पास 12 -4 8। तो X Y और Z इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही थी? 1/12, यहाँ पर था हमारे पास 18 + 12 - 6, तो ये हमारे पास 24, और यहाँ पर है हमारे पास 9 + 3 12 - 6, तो मतलब 6, यहाँ पर है हमारे पास 12 - 4 तो 8। तो बस यहाँ पर से 1/12 को हम अंदर भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 24/12 2, 6/12 1/2, 8/12 2/3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1/2 एंड z की वैल्यू 2/3। तो ये आ गई हमारी x, y और z की वैल्यू, और अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से आपको आपके पेपर में भी क्वेश्चन मिलेगा, और ये गारंटीड है कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में टैकल कैसे करना पड़ता है? आप सबसे पहले ए इनवर्स निकालें, और जो भी आपका ए इनवर्स आए उसी की मदद से आप जो है उन तीन जो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई और जेड की, उसी की मदद से आप इन तीन वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार सॉल्व करने की कोशिश करना, और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, 5 मार्क्स वाले, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा जाता है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, तो आपको इसको ना इंटीग्रेशन की मदद से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास यहाँ पर एक कर्व है 4x² + y² = 36, तो आपको इसका जो भी कर्व ने इसका जो भी कर्व बनेगा, जिस प्रकार की भी शेप होगी, मान लो ये एलिप्स बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, पैराबोला बन रहा है या सर्कल बन रहा है, इसकी जो भी शेप बनेगी उसका जो कर्व है वो जो भी एरिया बाउंड करेगा उसका आपको एरिया बताना है यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है या सर्कल है। आइए देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी पता करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ x² और y² का कोफिशिएंट जो है वो 1 बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 4 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और इजिकल टू में 36 लिखा हुआ है। तो अगर सर्कल की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन में क्या होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर मैं इसको 36 से डिवाइड भी कर दूँ तो ये सर्कल की इक्वेशन नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसके अपॉन में जब 36 आएगा तो ये बन जाएगा 1/9 और ये बन जाएगा 1/36। तो यहाँ पर ना ही इसका कोफिशिएंट 1 हो पाया, ना ही इसका कोफिशिएंट 1 हो पाया। तो क्यों ना मैं इसको इलिप्स बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो यहाँ पर कैसे बन रहा होगा, यहाँ पर इलिप्स की इक्वेशन होती है आपके पास x² बट्टे में a² प्लस में y² बट्टे में b² इजिकल टू 1। ये हमारे पास क्या होता है, इलिप्स होता है। तो इलिप्स के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 36 को नीचे डिवाइड कर देते हैं। अगर मेरे को यहाँ पर 1 चाहिए तो 4x² + y² इजिकल टू 36 × 1 लिखा हुआ है, जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4x² डिवाइड बाई 36 प्लस में y² डिवाइड बाई 36 इजिकल टू में 1 बचा। अब यहाँ पर बच जाएगा आपके पास x² बट्टे में 9 प्लस में y² बट्टे में 36 इजिकल टू 1। और यहाँ पर से इसको देखते हुए यहाँ पर से a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है,
यहाँ पर ए स्क्वायर है हमारे पास 9 के बराबर, एंड ए की वैल्यू हमें मिल रही होगी +-3 के बराबर। एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिल रही होगी, बी की वैल्यू मिल रही होगी +-6। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो आपके पास इलिप्स बनेगा, ये आपके पास किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन है। तो जो हमारे पास इलिप्स बनेगा, जो इलिप्स है वो किस साइड पे बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा या एक्स एक्सिस पे बनेगा, ये आपको अब देखना है। तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान देना, जो जिस भी एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर इसको मान लो वाई एक्सिस, इसको मान लो एक्स एक्सिस, जिसके भी नीचे बड़ा नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर वो है आपका इलिप्स बनेगा। यहाँ पर y के नीचे 36 लिखा हुआ है और x के नीचे 9 लिखा हुआ है, तो 36 और 9 में से कौन सा बड़ा है, 36 इज ग्रेटर देन 9, क्योंकि यहाँ पर 36 जो है ग्रेटर देन है 9 के, तो मतलब जो आपके पास इलिप्स बनेगा वो किस पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, तो इलिप्स हमारे पास बनेगा y एक्सिस पे। बना लेते हैं इलिप्स को। ठीक है, अब यहाँ पर इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं y एक्सिस पे। ये तो सभी को पता होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये है हमारे पास कितना, +3, और ये हमारे पास -3, या +3,0 कह सकते हैं या -3,0 कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, 0,+6 और ये 0,-6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर जो है आपको सिमेट्री दिख रही है, अगर मैं इसको उठा के इस वाले हिस्से को उठा के इस पे रख दूँ तो सिमेट्री है, इस वाले हिस्से को उठा के इस पे रख दूँ तब सिमेट्री है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर मैं किसी भी एक क्वाड्रेंट में अगर मैं एरिया निकाल लेता हूँ, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। लेट सपोज दिस एरिया इज इक्वल टू में ए। ठीक है, ये जो एरिया है ये मैंने मान लिया ए, तो मतलब मेरे पास अगर मैं पूरा एरिया निकालना चाहूँ, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, तो ये मेरे पास कितना होगा, ये पूरा एरिया होगा मेरे पास 4a ही तो होगा। अगर ये a है तो ऐसे इसी हिस्से के 4 हैं तो 4 गुणा a तो 4a। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 4a जो है यहाँ पर इसका एरिया आएगा। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं dx लेंथ की, dx ब्रेथ की, सॉरी, यहाँ पर ये dx ब्रेथ की। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो dx ब्रेथ की हमने यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखेंगे ना, वो लिखेंगे यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखी है वो एक्स एक्सिस वाली लिखी है, यानी कि ये वाली जो आपकी लाइन है ये 0 है और यहाँ से लेकर 3 तक ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हम 0 से लेकर 3 तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे वो सारी एक्स में रखेंगे, तो मतलब वाई वाले को कन्वर्ट करके हमें एक्स में लाना पड़ेगा। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन। तो यहाँ पर से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x² बट्टे में 9 प्लस में y² बट्टे में 36, हम यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए आए, तो यहाँ पर y की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर y² बट्टे में 36 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास x² बट्टे में 9, 1 माइनस x² बट्टे में 9, तो 9 माइनस x², और ये आ जाएगा मेरे पास बट्टे में 9, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 36 इज इक्वल टू y², एंड यहाँ पर y² इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, और 4 इंटू 9 माइनस x²। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस पर रूट भेज दो, ये हो जाएगा मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा और रूट में हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस x²। बट यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाते, यहाँ पर ओनली प्लस लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके चल रहे हैं, यहाँ पर हम y की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम अपर एक्सिस पर जा रहे हैं। अगर लोअर एक्सिस पर जाते तो नेगेटिव लेकर यहाँ पर हम सॉल्व करते। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास कितना, यहाँ पर जो इसकी लेंथ आ गई, यानी कि जो y की वैल्यू आ गई वो आ गया मेरे पास
2√9 - x², ठीक है। और यहाँ पर लगा दो dx, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ पर चेंज हो रही हैं, x में चेंज हो रही हैं। बट अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो फटाफट से इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपकी एक आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर मैं 9 को ले सकता हूँ 3² - x² dx। जिन बच्चों को पता नहीं लग रहा है यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो आइडेंटिटी है वो है x/2 अंडर रूट में a² - x² प्लस में a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। तो सिंपल सी आइडेंटिटी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या मिल रही होगी, ये हो जाएगा मेरे पास x/2 और अंडर रूट में a² - x²। a² की वैल्यू है मेरे पास 9 - x² और प्लस में a² यानी कि 3² 9/2 साइन इनवर्स x/a और ये है मेरे पास 0 से लेकर 3 तक। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 3 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास पूरा 0 और ये हो जाएगा मेरे पास 9/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 होता है मेरे पास कितना, π/2। 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 0। तो प्लस माइनस में 0 आ रहा होगा, प्लस में 0 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 9π/4, ठीक है। और ये होगा मेरे पास 9π/2 और यहाँ पर हमें बाउंडेड जो है कर्व का जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना था। तो ये आ गया मेरे पास 4a मिल रहा होगा मेरे पास कितना, 9π/2 × 4, तो ये 18π हमारे पास जो है राइट आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स L1 एंड L2 वेयर L1 = x - 1/2 = y + 1/-3 and z + 4 divided by 2 and L2 is the line passing through the point this point A and B पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से पास करिए एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो इस वाले लाइन के जो है परपेंडिकुलर है और इन दोनों पॉइंट से पास करिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जो है L2 वाली लाइन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। L1 लाइन तो सिंपल है। L1 लाइन क्या है, L1 लाइन है आपके पास x - 1, तो x - 1 डिवाइड बाय 2 है और इक्वल टू में है y, इसको मैं लिख सकता हूँ y - 1 डिवाइड बाय -3, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। एंड ये हो गया मेरे पास z - 4 डिवाइड बाय 2 एंड L2 हमारे पास क्या बोला गया, L2 हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर है। तो L2 लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, x + 4 डिवाइड बाय, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 2 पॉइंट्स थे -1 और -4, तो मतलब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -1 और प्लस का 4, -1 प्लस का 4 एंड दिस इज इक्वल टू y - 4 डिवाइड बाय 6 - 4, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास 6 - 4 एंड एग्जैक्टली z -3 और ये हो जाएगा मेरे पास 3 - 3। तो L2 लाइन हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास x + 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y - 4 डिवाइड बाय 2 एंड ये z - 3 डिवाइड बाय 0। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है a2 - a1। इन दोनों वेक्टर्स का जो है डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है आपको। b1 क्रॉस b2 वेक्टर से और नीचे होता है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, a2 - a1 करना है। तो a2 - a1 मतलब दोनों पर जो गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो गिवन पॉइंट्स का जो हमें डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर है आपके पास -4, यहाँ पर है प्लस का 4
और यहाँ पर है 3 जेड के पास। और ऊपर वाली लाइन में, लाइन 1 की बात करें तो ये है हमारे पास 1 -1 -4, 1 -1 -4। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास -5, 4 प्लस में 1 5 लिखा हुआ है, 3 प्लस में 4 7, -5 + 5 एंड 7। ऐसे ही हम ये फाइंड कर लेते हैं, B1 क्रॉस B2 फाइंड कर लेते हैं। B1 है हमारे पास क्या, 2 -3 2, 2 -3 2 एंड ये है हमारे पास B2 है 3 2 0। अब इस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास आई कैप के साथ हो जाएगा मेरे पास 0 -4, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 0 -4 एंड माइनस जे कैप के साथ 0 -6 एंड के कैप के साथ हो जाएगा मेरे पास 4 -9। तो -4 प्लस का 6 एंड 13। अब जो है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। A2 - A1 वेक्टर का जो डिफरेंस है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, इसके साथ। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 20 एंड 5 6 जा 30, 7 7 13 जा 91। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 36 और 13 का स्क्वायर 169। तो ऊपर मिल रहा होगा हमारे पास 141, ये हो गया मेरे पास 50 और ये 91, तो 141। एंड यहाँ पर नीचे मिल रहा होगा मेरे पास 221 यूनिट्स। तो ये दोनों, ये जो है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइंस के बीच। तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाएगा कि आपको ना यहाँ पर मिरर इमेज बतानी है एक पॉइंट की एक लाइन के अबाउट, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि A और B एक रियल नंबर है एंड आपको मिरर इमेज बतानी है ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। एंड जो आपके पास मिरर इमेज है वो इस प्रकार की है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर A + B का जो है सम फाइंड करना है और उसका बाद में मॉड लेना है, यानी कि आपको पॉजिटिव वैल्यू में आंसर देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। एक आपके पास लाइन है, जो आपके पास लाइन है वो उसकी जो यहाँ पर ये जो आपके इक्वेशन दिए है ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, x - 3 / 7 = y - 2 / 5 = z - 1 / -9, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक आपके पास इस प्रकार से पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला गया P और ये हमारे पास A69 और इसका जो मिरर इमेज है ये आपके पास मिरर इमेज बोला गया। मिरर इमेज है हमारे पास 20B - A - 9 इस प्रकार से। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मिरर इमेज ये इस वाली लाइन के इस तरफ और इस वाली लाइन के उस तरफ दोनों जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर इक्वल होता है। एंड ये वाला जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है और ये जो है 1:1 में डिवाइड करता है इस वाली लाइन को, ठीक है। तो इस वाली लाइन को मैं नाम दे देता हूँ P'। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये इस पूरी लाइन को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1:1 में डिवाइड करता है। तो इस वाले पॉइंट को मान लिया मैंने Q एंड यहाँ पर से ये जो Q पॉइंट है इस पॉइंट को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं निकाल सकता हूँ इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाएगा 20 + A और डिवाइड बाय 2। एग्जैक्टली यहाँ पर हो जाएगा B + 6 डिवाइड बाय 2 एंड -A - 9 डिवाइड बाय +9 सॉरी
-a -9 प्लस में 9 डिवाइड बाय 2। तो बस इसको सॉल्व करना है। क्यू पॉइंट हमें मिल जाएगा। कितना आ गया क्यू पॉइंट? ये आ गया मेरे पास a + 20 डिवाइड बाय 2 एंड ये वाला पॉइंट है b + 6 डिवाइड बाय 2 एंड ये वाला पॉइंट -9 + 9 ये आ गया -a/2। क्यू पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। और मैं आपको बता दूँ ये जो क्यू पॉइंट है ये हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब आपको एक बात बतानी होगी कि यहाँ पर इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। और इस पर हमें जो है इनके x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका z कोऑर्डिनेट पता है। तो क्या मैं इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके इनको आपस में सब्सटीट्यूट करके इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकता? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं x - 3 डिवाइड बाय 7 लिखा है, और अगर मैं यहाँ पर y वाला लेता हूँ तो यहाँ पर b आ जाएगा। इस वजह से मैं अभी y वाले को रहने देता हूँ, इधर मैं ले लेता हूँ z वाले को, z - 1 डिवाइड बाय 9 तो इसको हमें सॉल्व करना है। x की वैल्यू है यहाँ पर a + 20 डिवाइड बाय 2 -3 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू में हमारे पास कितना z - 1। तो z की वैल्यू है -a/2 एंड -1। तो -1 की जगह मैं +1 लिख रहा हूँ और इसमें से माइनस को कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पर लिखा है -9। इसको ये कैंसिल कर देगा एंड स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हो गया मेरे पास a + 20 - 6 डिवाइड बाय 2 × 7 इज इक्वल टू a + 2 डिवाइड बाय 18। ये हो गया मेरे पास a + 14 और नीचे हो गया आपके पास 14 इज इक्वल टू a + 2 डिवाइड बाय 18। इसको कैंसिल कर देते हैं 7 बार में 9 बार में, ये उधर जाएगा तो 9a + 1 26 इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास 7a + 14, ये हो गया मेरे पास 2a और इसको इधर ले जाते हैं। 14 में से -26 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -112 एंड a की वैल्यू मिल रही होगी -56। ऐसे ही अब जो है हम कौन से पॉइंट ले सकते हैं? अब हम 2 पॉइंट और ले सकते हैं यहाँ पर अब हम y और z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर और उसको सॉल्व करते हैं और हमें वहाँ पर से b मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। y - 2 लिखा हुआ है डिवाइड बाय 5 लिखा हुआ है इज इक्वल टू z - 1 डिवाइड बाय -9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर से y की वैल्यू है हमारे पास b + 6 डिवाइड बाय 2 -2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू z है हमारे पास कितना -a/2 और माइनस में 1। तो मतलब यहाँ पर इसको मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, a + 2, क्योंकि ये ऊपर हमने सॉल्व किया था इसी को, a + 2 डिवाइड बाय 18 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास -4 तो अपॉन में तो हो गया 10 b + 6 - 4 इज इक्वल टू a + 2/18। अब यहाँ पर b + 2 हो गया डिवाइड बाय 10 और a + 2 यानी कि a है हमारे पास -56 + 2 -54 डिवाइड बाय 18। अब 18 3 जा 54 होता है, -3 मिल रहा होगा एंड b + 2 इज इक्वल टू -30, b इज इक्वल टू -32। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था a + b फाइंड करने के लिए। a की वैल्यू थी हमारे पास -56, b की वैल्यू आई -32 और इसका लास्ट में मॉड लेना था। ये आ गया मेरे पास 88 जो है हमारे पास राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर कुल मिला के 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और इन्हीं में से इन्हीं टाइप के जो है आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। बस आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है किन किन टॉपिक्स पर, इन्हीं सारे टॉपिक्स पर जो मैंने आपको आज बताया। अगर आपको पेपर में 20 नंबर अगर आपको अपने सिक्योर करने हैं तो आपको इन सभी चीज़ को फॉलो करना होगा। पहले तो आपको वो वाला क्वेश्चन करना होगा मैट्रिक्स वाला, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया। ये जो आपके पास मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था और इस पर बेस्ड जो हमने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन सॉल्व की,
आपको ये इक्वेशन सॉल्व करा लेगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो आपके पास अगला क्वेश्चन था वो था आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस पर क्वेश्चन मिलेगा आपको 5 मार्क्स का, कंफर्म क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जहाँ भी वाले क्वेश्चन मिल रहा है ना, आपको बस अपनी कलम चलानी है और उस क्वेश्चन को अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा ना, तो उसका कहीं से सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना, उसको आपको देख के आपको जो है 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि अगर आपको वैसा ही क्वेश्चन मिले तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ ना पाएँ, ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट है हमारे पास इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, और चौथा आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। और एलपीपी भी आता है आपके पास। इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बेहद आसान होते हैं। आप एनसीईआरटी में से अगर आप 4 सवाल भी बना लेते हैं ना, तो मोर देन इनफ है, और उन्हीं में से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 5 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इसी में अगर थोड़ा पेपर टफ बनाना हुआ तो इंटीग्रेशन के आपके सवाल आ जाएंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज के, जो आपकी एनसीईआरटी है उसी में से, ठीक है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन कभी कभार डाल दिए जाते हैं। बाकी ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये समझ में आए होंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।